हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यह हमारा वेक्टर का थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर रेजोल्यूशन एंड रिजल्टेंट के बारे में, और अगर टॉपिक खत्म हो जाता है तो हम लोग आगे एडिशन पे भी बात करेंगे। चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वेक्टर रेजोल्यूशन। हमें पहले यह समझना पड़ेगा आखिर हम वेक्टर को रिजॉल्व करते ही क्यों हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ध्यान देंगे, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वेक्टर के पास डायरेक्शनल इफेक्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर का इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ होता है। तो किसी वेक्टर का इफेक्ट किसी दूसरे डायरेक्शन में अगर हम पता करना चाहेंगे तो हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब किसी वेक्टर का इफेक्ट असर किसी दूसरे तरफ पता करना चाहेंगे तो हमें वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हमारा जो टॉपिक है वेक्टर रेजोल्यूशन, मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं, आप लोग नोट डाउन करेंगे। वेक्टर रेजोल्यूशन यानी वेक्टर रेजोल्यूशन क्या है, तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग आउट ऑफ ए वेक्टर into their components are known as vector resolution। यानी किसी वेक्टर को उनके ही टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। किसी वेक्टर को उनके ही टुकड़ों में तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। किसी वेक्टर को उनके ही टुकड़ों में जो तोड़ने की तरीका है उसको हम वेक्टर रेजोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब ये टुकड़ा उन्हीं का है, तो अगर मैं इन सारे टुकड़ों को जोड़ दूं तो मुझे कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उस वेक्टर को ही तोड़ा है। तो उन टुकड़ों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे कंप्लीट वेक्टर मिल जाएगा। चलिए तो मैं अब बात करता हूं आखिर वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा इस पर गौर करें, ठीक है। चलिए हम लोग जो वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे वह रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे। मैं लिख रहा हूं वेक्टर रेजोल्यूशन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूं। देखिए बच्चों, इस बात को मेंशन करना इसलिए जरूरी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारा जो सिलेबस है 11th 12th IIT जी नीट तक का, उसमें हम लोग
मोस्टली जो बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करता हूं, बड़ा गौर करेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? अब देखिए, मैं एक पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं, वेक्टर आर, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई। मेरा वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैं इसे रिजॉल्व करना चाहता हूं और वह एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। चलिए, यह मुझे पता है। अब यानी जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और जिस तरफ रिजॉल्व कर रहे हैं उस डायरेक्शन से कितना एंगल वेक्टर बना रहा है वो पता होना चाहिए आपको। नहीं पता होगा तो उसे पता करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे इस वेक्टर को एक्स एक्सिस पे रिजॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस पर। तो ये इंटरसेप्ट जो है, ये इंटरसेप्ट आर एक्स कहलाएगा, आर एक्स यानी वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट। बड़ा गौर से ध्यान देंगे। अब मुझे वेक्टर आर को वाई में रिजॉल्व करना है, वेक्टर आर को वाई में रिजॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वेक्टर आर से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस पर। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं कहूंगा आर वाई, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसका नेमिंग कर देता हूं, इसको ए बी सी, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। ये जो आर एक्स है हमारा, इसे कहेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, यानी वेयर आर एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, आप इस सबको नोट डाउन करें, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। इसी को मैं कह सकता हूं इफेक्ट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी को मैं कह सकता हूं शैडो ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। फिर इसी को मैं कह सकता हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब कंपोनेंट का इतना नाम हो सकता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, इफेक्ट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, शैडो ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। आप इसको नोट डाउन करें, मैं इसको मिटाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे यूज करता हूं नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ध्यान दीजिएगा OAB या OBA जो लिखना चाहे आप, ठीक है। कॉस थीटा, आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे क्लास 10th में, मैं उसका उपयोग कर रहा हूं कॉस थीटा, क्योंकि हमें यहां थीटा पता है। तो कॉस थीटा इसका जो क्या हो जाएगा B/H। तो OBA ट्रायंगल में देखिए, बेस जो है आपका OB, बेस जो है वो OB है और हाइपोटेन्यूज जो है वो OA है, OB है बेस। अब ध्यान देंगे, OB का मैग्नीट्यूड है आपके पास RX, क्योंकि आपने उसको RX माना है,
और OA का मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ वेक्टर R, मॉड ऑफ वेक्टर R। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा Rx इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, मॉड ऑफ वेक्टर R इंटू कॉस थीटा। बड़ा गौर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉस थीटा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर ले, आप इसको नोट डाउन कर ले। Rx जो मुझे फाइंड आउट हुआ, यानी x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R जो मुझे मिला, क्या मिला? वेक्टर R का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आप नोट डाउन करें। शायद आपने लिख लिया होगा, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। अगर मेरी राइटिंग में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे बताएंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। ठीक है, चलिए अब मैं इस तरफ के कंटेंट को मिटाता हूं, वाइप आउट करता हूं। चलिए अब मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं आपको। मैंने ये तो x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R फाइंड आउट किया, अब मैं y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R निकालना चाहता हूं। ध्यान देंगे, इस ट्रायंगल में वेक्टर R कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल OCA, नाउ इन ट्रायंगल OCA cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अब आपका है OC और हाइपोटेन्यूज है आपका OA, और OC का मैग्नीट्यूड होगा आपके पास RY जो आपको निकालना है, और OA का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर R का मॉड। क्लियर? अब आप ध्यान दें, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मुझे मिलेगा RY इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R cos 90 माइनस थीटा। मैं इस स्टेटमेंट को घेर देता हूं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आप आगे पता चलेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर cos 90 माइनस थीटा को साइन क्यों नहीं लिखे? मैं लिखूंगा, आप पहले नोट डाउन करें, फिर मैं इसी को लिख देता हूं आगे। RY इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर R इंटू साइन थीटा। मैंने साइन भी लिखा, आप पहले पूरा नोट डाउन कर ले, फिर मैं इस पर बात करूंगा कुछ। आराम से इसको लिखें, कहीं भी गलती ना करें। बच्चों, मैंने यहां RY इक्वल टू R cos 90 माइनस थीटा पर क्यों घेर दिया? सवाल यह पैदा होता है, सर आप RY इक्वल टू R sin थीटा पे भी तो घेर सकते थे। हाँ, घेर सकता था। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बच्चों, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। बच्चे दिमाग में ये याद रखते हैं Rx इक्वल टू R cos थीटा, RY इक्वल टू R sin थीटा, लेकिन यह तब पॉसिबल है जब हम रेजोल्यूशन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर हमारे पास
जो रेजोल्यूशन मिले वह एक दूसरे के 90 के कंपोनेंट में एक दूसरे दो एक्सिस एक दूसरे के 90 ना हो, तो आपके पास ये साइन थीटा नहीं आएगा। यहां गौर करें, 90 माइनस थीटा था ये एंगल, तब ये साइन थीटा हो गया। अगर यहां पर 180 माइनस थीटा होता तो ये कॉस का कॉस ही होता। तो अक्सर बच्चे न्यूमेरिकल में यही गलती कर जाते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, Rx इक्वल टू R cos थीटा, Ry इक्वल टू R sin थीटा, तब तक जब आपको एक्स वाई सब्सिक्वेंटली मिलता रहे। अदरवाइज आप एक बात को याद रखें मेरी, मैं इसको बोलता हूं बच्चा ये मंत्र को याद कर लो। वो मंत्र क्या है? जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और जिस तरफ रिजॉल्व करना है, याद रखेंगे, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और जिस तरफ रिजॉल्व करना है उतने एंगल का कॉस लिखेंगे, साइन नहीं, कॉस। क्योंकि हमारा जो रिजल्ट एक्चुअली कॉस में आ रहा है, यहां पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा था, इसलिए वो कन्वर्ट होकर साइन बन गया। तो बच्चे अक्सर रेजोल्यूशन में ये गलतियां करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरी तरह से इत्मीनान से धीरे धीरे देखें, फास्ट करके भी ना देखें। जो बच्चे टारगेट बैच की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जल्दी फायदा मिलेगा, जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनको धीरे धीरे वीडियो देखना है। यानी जिनको मैं रिजॉल्व करना चाहता हूं, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहता हूं उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, जिसको रिजॉल्व करना चाहता हूं उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, इनटू जिस तरफ रिजॉल्व करना चाहता हूं उतने एंगल का कॉस लिखूंगा। यानी वेक्टर को जो रिजॉल्व किया जाता है, आपके पास दो चीज होती है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है उस डायरेक्शन से वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। तो जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका मैग्नीट्यूड, और जिस तरफ रिजॉल्व करना है उतने एंगल का कॉस। चलिए, मुझे लगता है ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब ध्यान देंगे, एक बात और मैं लिख दूं, मैंने Rx और Ry जो लिखा, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। Ry को भी मैं लिख देता हूं। अब जैसे मैंने Rx को लिखा था, आप Ry को भी लिख सकते हैं। x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R, इफेक्ट ऑफ वेक्टर R, Ry is equal to y component of vector R, effect of vector R along y axis, shadow of vector R along y axis, projection of vector R along y axis। तो आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको फिर से नहीं लिख रहा हूं। चलिए, अब मैं इसको एक काम करता हूं, मैं ये वेक्टर को तोड़ा तो Rx बना, Ry बना, यानी मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा वेक्टर R बन जाएगा। यस, बस यही आपको समझना है। वेक्टर R को मैं लिख सकता हूं, वेक्टर R इज इक्वल टू Rxi Ryj, क्योंकि मैंने आपको बताया था I इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो Rx क्या हुआ, x कंपोनेंट है, तो उसके साथ मैंने डायरेक्शन लगा दिया Rxi, और Ry क्या है, y कंपोनेंट है, Ry इंटू J। अब ये कंप्लीट वेक्टर R हो गया। यानी आप पूरे वेक्टर R को भी लिख सकते हैं, यानी इन दोनों टुकड़ों को मैं जोड़ दिया तो कंप्लीट वेक्टर R हो गया। चलिए, अब इसको नोट डाउन करें। बच्चों, मैं बहुत शुरू का वीडियो बना रहा हूं, तो अगर वीडियोग्राफी में या मेरे बोलने के रिदम में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिख कर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में वो इंप्रूव हो। चलिए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा, वेक्टर रेजोल्यूशन। लेकिन उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल मैं उठाता हूं। चलिए, जैसे
आपके पास एक वेक्टर है, एक फोर्स है 5 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और वह एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है। एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है। आपको निकालना है एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आपको निकालना है एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आप कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था? आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो आप लिखेंगे एफ एक्स। एफ एक्स, तो एफ एक्स जो निकालना है, जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, यानी उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, अब वेक्टर एफ को किधर रिजॉल्व कर रहे हैं? एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस से वेक्टर एफ कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री। तो उतने एंगल का कॉस, यानी एफ कॉस 37 डिग्री। एफ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपके पास 5 न्यूटन, 5 कॉस 37 डिग्री। अब समस्या यह है, कॉस 30 डिग्री सर मुझे पता है, कॉस 37 डिग्री नहीं पता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दो ट्रायंगल को दिमाग में याद रखें, क्योंकि आप हर बार निकालेंगे नहीं, या तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं देखेंगे। तो आप दो ट्रायंगल को याद रखें दिमाग में। मैं इसको मिटाऊंगा, आप यहां से ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। जो बड़ा ट्रायंगल है चलिए ऐसे ये बड़ा लगेगा, इसका परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज 5 ही होगा। और जो छोटा ट्रायंगल है उसका परपेंडिकुलर 3 बेस 4, इसका भी हाइपोटेन्यूज 5 होगा। देख रहे हैं, यानी आपको 3, 4 याद रखना है, जिसको बेस और परपेंडिकुलर में एक्सचेंज करना है। जब ट्रायंगल बड़ा है ये 53 डिग्री और ट्रायंगल छोटा है ये 37 डिग्री। क्लियर? तो cos 37 डिग्री मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? b/h यानी 4/5, 5 इंटू 4/5, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 आपका वैल्यू हुआ 4 न्यूटन। यानी इस 5 न्यूटन जो फोर्स है उसका एक्स पर असर सिर्फ 4 न्यूटन हो रहा है। अब मुझे निकालना है एफ वाई निकालना है, यानी वेक्टर एफ का वाई पर क्या असर हो रहा है। तो जिस वेक्टर का इफेक्ट निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 5 इंटू वह वेक्टर y से, क्योंकि मुझे रिजॉल्व करना है y की तरफ, y से कितना एंगल बना रहा है। क्लियर? तो आपके पास दो तरीके हैं, एक है इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, दूसरा तरीका है कि ये एंगल ही पता कर ले, तो ये एंगल होगा आपको 53 डिग्री। तो आप cos 53 यूज करें या इसको आपने थीटा माना है, इसको 90 माइनस थीटा पर साइन मान ले। ठीक है, यानी cos या तो cos 53 डिग्री करें या तो साइन 37 डिग्री करें, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। cos 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3/4 और साइन 37 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 3/4, सॉरी
3/5 3/5, यानी 5 इंटू 3/5, 3 न्यूटन। क्लियर? यानी वेक्टर एफ का एक्स में जो कंपोनेंट हुआ वो 4 न्यूटन है, वेक्टर एफ का जो वाई में कंपोनेंट हुआ वो 3 न्यूटन है। आप इसको नोट डाउन करें। एक मैं और प्रॉब्लम करना चाहता हूं। इस दो ट्रायंगल को दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है? आप नोट कर लें, एक दो बार प्रॉब्लम बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं जिसमें मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 10 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन जो होगा वो वर्टिकली डाउन लग रहा होगा, 10 न्यूटन। इस वेट को मुझे अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है। यानी इस वेट का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना है, ठीक है? अलोंग द प्लेन को हम लोग कर सकते हैं पैरेलल टू द प्लेन, यानी W पैरेलल और W परपेंडिकुलर। यानी पैरेलल का मतलब ये दिशा हो गया और परपेंडिकुलर का मतलब ये डायरेक्शन हो गया प्लेन की। प्लेन ये है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये और प्लेन के पैरेलल ये। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है प्रॉब्लम में 30 डिग्री। मैं इस 10 न्यूटन को मिटाता हूं कुछ समय के लिए और इस लाइन को पूरा नीचे मिला दूंगा। अगर ये 30 है, मैं लिख देता हूं यहां पे वेट का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। ये 30 है तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। क्लियर? अब इसको समझे आप। अगर मेरा वेट इस तरफ है और वो 60 डिग्री बना रहा है प्लेन से, तो उसका कंपोनेंट होगा W cos 60 डिग्री अलोंग द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा W sin 60 डिग्री। इससे हमने वेट को प्लेन की तरफ रिजॉल्व कर लिया और प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी पैरेलल टू द प्लेन आया W cos 60 डिग्री। W का वैल्यू है 10 न्यूटन, cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 इक्वल टू 5 न्यूटन। उसके बाद वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लेन के क्या आया, W sin 60। W का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और sin 60 आप जानते हैं √3/2 यानी 5√3 न्यूटन। क्लियर? यह फोर्स था, बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, यानी आपको रिजोल्यूशन बहुत चीजों में काम आ सकता है। आप इसको नोट डाउन करें, इस न्यूमेरिकल को भी नोट डाउन करें, ठीक है? रेजोल्यूशन बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी न्यूमेरिकल का। अब हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजल्टेंट। हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, बाकायदा डेडिकेटेड न्यूमेरिकल का भी वीडियो होगा, आप लोग उसको देखेंगे, ठीक है? चलिए,
अब मैं बात करता हूं वेक्टर रिजल्टेंट के बारे में। चलिए टॉपिक का नाम लिखता हूं मैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। वहां पर मैंने बोला रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी एक वेक्टर को मैं तोड़ रहा हूं, लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, यानी बहुत सारे वेक्टर को मिलाकर एक वेक्टर बना रहा हूं। बड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत सारों को मिलाकर एक बना रहा हूं, यानी चलिए चौक द प्रोसेस ऑफ combining two or more vectors to produce a single vector। ध्यान देंगे, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, ये कंबाइन करने का एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स टू प्रोड्यूस ए सिंगल वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे वेक्टर आर इसका टू हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मैंने वेक्टर को ऐड कर दिया तो ये तीनों वेक्टर मिलके एक वेक्टर बना, तो ये एक रिजल्टेंट है। वेक्टर R1 लिखता हूं मैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा, ये भी दो वेक्टर को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो एक वेक्टर बन गया R1, ये भी रिजल्टेंट है। उसके बाद मैं लिखता हूं वेक्टर R2 इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मैंने दो वेक्टर को गुना करके एक वेक्टर बना दिया R2, ये भी एक रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब यह हुआ दो या दो से अधिक वेक्टर को मिलाकर एक करना। अब ये डिपेंड करेगा उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर कि आखिर उसको एक कैसे करना है। ये आगे धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। लेकिन वेक्टर रेजोल्यूशन का सिर्फ वेक्टर रिजल्टेंट का सिर्फ मीनिंग प्लस नहीं होता है। कुछ बच्चे इसी को गलती करते हैं, यानी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में मिलकर एक वेक्टर बनना, टॉर्क बन जाना, वो भी एक रिजल्टेंट है। दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होकर एक वेक्टर बनना, वो भी एक रिजल्टेंट है। और दो या दो से अधिक वेक्टर जुड़ के एक वेक्टर बनना, वो भी एक वेक्टर रिजल्टेंट है। क्लियर? तो हमने अभी कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था Rx Ry, तो ध्यान दीजिए Rx I और Ry J को हमने जोड़ा था और एक वेक्टर बताया R, बताया था R, इसको R1 इसको लिख देता हूं 1 2 3 वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। वेक्टर R लिखा था हमने, तो ये R क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ। यानी रिजल्टेंट और रेजोल्यूशन एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है, देख रहे हैं। यानी इस वेक्टर को मैं टुकड़ों में तोड़ा तो रेजोल्यूशन कहलाया, इन टुकड़ों को मिलाकर एक बना दिया तो रिजल्टेंट कहला रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो इसको बड़ा गौर से ध्यान दीजिए। आगे हम लोग रिजल्टेंट निकालने के वेरियस प्रोसेसेस को देखेंगे, लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे।
और 2 वीडियो बनेगा वेक्टर में, इसके बाद न्यूमेरिकल्स के सारे वीडियो बनेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। आपको इस वीडियो में जो कमी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके आप लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ HC वर्मा, DC पांडे नीट और DC पांडे इंजीनियरिंग, ये 2 बुक को बनाएंगे। इसके अलावा IE इरोडोव के लिए भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे प्रॉब्लम्स का। तो जो भी बच्चे 2022 के लिए 2022 में एम कर रहे हैं नीट को या IITG को, उस वीडियो को पूरी तरह से देखें और मैं उन लोगों के लिए कोशिश करूंगा उनके एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके बाय।